मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं रंजन सर फ्रॉम जहानाबाद सृजन क्लासेस। आपको हम कल समरी पढ़ा दिए थे स्वीटेस्ट लव का, आज उसका हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। और आपको 3 दिन ग्रामर रहेगा, 3 दिन बुक रहेगा। कल आपको फिर से ग्रामर पढ़ाएंगे, टाइम एंड टेंस। आप याद रखिएगा रूटीन को कि 3 दिन ग्रामर रहेगा, 3 दिन बुक रहेगा। आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलाकर पढ़ा दे रहे हैं ताकि आप अधिक तरीका से समझ सकें, क्योंकि आपका ये जो आईएससी के बाद आपका ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंस होगा, है ना। हम लोग का तो फीस भी कम है। आप बाहर जब पढ़ने जाइएगा, अच्छे जॉब के लिए अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंस है और उसमें सब आपको ग्रामर ही पढ़ना। और ग्रामर वहाँ पर तभी समझ में आएगा जब आप किसी चीज़ को मजबूती के साथ, गहराई के साथ पढ़ें। इसलिए गहराई से समझने के लिए, है ना, हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलाकर पढ़ा देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि अभी आप नहीं समझिएगा, यही सब कंपटीशन वाला भी यही सब बतलाएगा। उसमें थोड़ा सा खाली आपको, है ना, असाधारण अशुद्धियाँ, आपको कॉमन एरर बतलाएगा। यानी ए से जेड तक जो हम ग्रामर सीखे हैं, वो ग्रामर को गलती कैसे पकड़ना। तो गलती हम तभी ना पकड़ेंगे जब हम ग्रामर को जानेंगे। और ग्रामर नहीं समझ में आएगा तो आप क्या कॉमन एरर से ग्रामर के अशुद्धियाँ ढूंढेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये आपका बहुत बेस्ट कंसेप्ट है जो हम पढ़ाते हैं, है ना। बहुत सारे विद्यार्थीगण जो 12 पास करके बहुत सारे शिक्षक के पास गए, उनसे पूछिए, है ना, कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये बेस्ट कंसेप्ट है और आपका कंपटीशन में आप तभी, है ना, सफलता मिलेगा इंग्लिश में खास करके जब आपका बेस मजबूत होगा। और बेस मजबूत करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट है, क्योंकि वहाँ पर सभी चीज़ को यही चीज़ पढ़ना है ना। ए से जेड तक ग्रामर पढ़ना, लेकिन उसमें ग्रामर की अशुद्धियाँ जिसे हम लोग कॉमन एरर कहते हैं, उसको पकड़ने के लिए रहता। तो वो हम किसी के अंदर डिमेरिट क्या है वो हम तभी जानेंगे जब हम किसी चीज़ को गहराई से जानेंगे। और गहराई से जानने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारा बेस, है ना, ग्रामर का पिलर है जो मजबूत होना चाहिए। इसलिए जैसे बतलाते हैं उसको सिर्फ फॉलो करो, ना आईएससी में दिक्कत होगा ना आईएससी के बाद दिक्कत होगा, है ना। इसलिए सिर्फ फॉलो करना है। इसलिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलाकर पढ़ा देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं झेलना पड़े। अब देखिए यहाँ हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये हम लोग का पोयम है ना। इसका हम लोग को पढ़ाना है अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सबको याद रखिएगा आप लोग। इतना बेहतरीन तरीका से बताया गया है, आप लोग खुद बताइएगा इसके आंसर के क्या होगा ना होगा, है ना। इसीलिए जैसे बतलाते हैं वैसे सिर्फ फॉलो करना है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पहला क्वेश्चन है, जॉर्डन बॉर्न इन, जॉर्डन जन्म लिए थे। जॉर्डन जन्म लिए थे। आप लोग को कल भी बताए थे कि जितना भी पोएट का, कवि का परिचय था उसको देख लीजिएगा, समरी को देख लीजिएगा, तो आप फटाफट आंसर को, मतलब क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। जैसे देखो यहाँ 1572 बी, 1573 सी, 1574 डी, नन ऑफ दीज। कहता जॉर्डन वाज बॉर्न इन, जॉर्डन जन्म लिए थे 1572, 1572 ईस्वी में। कवि के परिचय में आपको हम बतलाए होंगे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। आंसर होगा ए, 1572। अब देखो यहाँ दूसरा क्वेश्चन समझना है। Jordan was
डाइड इन, जॉर्डन मर गए थे। जॉर्डन वाज डाइड इन, जॉर्डन मर गए थे। ऑप्शन में देखिए 1632, 1634, 1631, 1664। देखिए जॉर्डन वाज डाइड इन, जॉर्डन मर गए थे, है ना। 1632, 1634, 1631, 1664। तो जॉर्डन का मृत्यु 1631 ईस्वी को हुआ था। आपको कवि का परिचय में बतलाए थे। आंसर इसका हो जाएगा सी, आंसर होगा सी। सबको याद रखिएगा, ही जो बतला रहे हैं उसी से आपका क्वेश्चन आएगा। जॉर्डन वाज बोर्न इन, जॉर्डन जन्म लिए थे 1572 ईस्वी में। जॉर्डन वाज डाइड इन, जॉर्डन मर गए थे 1631 ईस्वी में। इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखिए तीसरा ऑब्जेक्टिव हम लोग सीखेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज written by, sweetest love I do not go is written by, sweetest love I do not go लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? वॉल्ट व्हिटमैन, बी रूपर्ट ब्रूक, C T.S. Eliot, D. John Donne। चलो देखिए हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा गया है किसके द्वारा? वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा, रूपर्ट ब्रूक, टी.एस. एलियट, जॉन डन। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। आंसर आपका होगा डी, आंसर होगा डी, आंसर डी होगा। अब देखो यहां चौथा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा। देखो यहां ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पर। जॉन डन इज रिटेन, जॉन डन इज रिटेन, जॉन डन लिखे हैं, जॉन डन इज रिटेन, जॉन डन लिखे हैं। द सोल्जर, बी फायर हिम, अग्नि भजन, ये सब पोयम का नाम है, कविता का नाम है। सी मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली, मिस्ट्री कैट। डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो देखिए जॉन डन इज रिटेन, जॉन डन लिखे हैं, है ना। जॉन डन इज रिटेन, जॉन डन लिखे हैं। ये सभी चारों में आपका सोल्जर कविता का नाम है, फायर हिम कविता है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो जॉन डन ना सोल्जर लिखा है, ना फायर हिम लिखा है, ना मैकेविटी लिखा है। जॉन डन क्या लिखा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आंसर हो जाएगा डी, आंसर हम लिखेंगे डी। सबको याद रखिएगा। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा गया है किसके द्वारा? जॉन डन के द्वारा। या प्रश्न ऐसे आ जाएगा, जॉन डन इज रिटेन, जॉन डन लिखे हैं, क्या लिखे हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखिएगा। Sweetest love I do not go is sweetest love I do not go is a खाली स्थान है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक विजनरी पोयम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्रेम गीत कविता है। बी लव पोयम। यहाँ देखो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए विजनरी पोयम काल्पनिक कविता है। लव पोयम प्रेम गीत कविता है। सी नेचुरल पोयम प्राकृतिक कविता है। डी नन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोयम है, प्रेम गीत कविता है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। आंसर आपका होगा यहाँ पर बी। 6ठा क्वेश्चन देखिएगा। 6ठा क्वेश्चन देखिएगा, समझना है। द पोएट addresses his wife। द पोएट addresses his wife। आपको समरी याद रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, अगर समरी याद है तो आप उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर दीजिएगा। समरी में आपको इतना बढ़िया से बताया गया है। द पोएट एड्रेसेज हिज वाइफ, कवि अपनी पत्नी को संबोधित करते हैं। कल ही पढ़ाए होंगे कि कवि अपने पत्नी को संबोधित करते हैं स्वीटेस्ट लव से, प्रिय प्रीतम से। ए स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव प्रिय प्रीतम। बी फ्लावर फूल से। सी मून चांद से। डी गोल्ड सोना से। तो आंसर आपका होगा ए स्वीटेस्ट लव। कवि अपने पत्नी को मधुरतम प्रेम से संबोधित करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोयम है, प्रेम गीत कविता है। द पोएट एड्रेसेज हिज वाइफ, कवि अपनी पत्नी को संबोधित करते हैं स्वीटेस्ट लव प्रिय प्रीतम से। समरी में चीज को लिखाए होंगे। आंसर आपका होगा ए, इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ 7वां ऑब्जेक्टिव हम लोग सीखेंगे। 7वां ऑब्जेक्टिव सीखेंगे। जॉन डन बिलोंग टू, जॉन डन बिलोंग करते थे यानी कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन में देखो इंग्लैंड। बी अमेरिका। सी जापान। डी इंडिया भारत। तो कवि का परिचय में हम आपको बताए थे कि ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड के रहने वाले कवि थे। जॉन डन बिलोंग टू इंग्लैंड। आंसर आपका होगा ये।
आंसर आपका होगा ए, जॉर्डन बिलोंग टू इंग्लैंड। अब देखो यहां 8वां क्वेश्चन समझेंगे। यहां ध्यान देना है। ओ हाउ फीबल इज how feeble is man's power is taken from the poem। जब हम आपको समरी को या बुक को, जब हम चाहे कहानी हो कविता हो, जब हम आपको किताब पढ़ाते हैं तो लाइन लाइन आप उसको गौर से देखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में लाइन से भी क्वेश्चन आता है। कोई लाइन दिया हुआ रहेगा और पूछ देगा कि ये पंक्ति है ना कौन से कविता से लिया गया है, ये भी आता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, किताब जरूर रखिएगा। कहता है ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, है ना, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। कहता है कि वो मनुष्य की शक्ति कमजोर है। इज टेकन फ्रॉम, है ना, इज टेकन फ्रॉम द पोयम, कविता से लिया गया है। कौन से कविता से लिया गया है? ओ मनुष्य की शक्ति कमजोर है, ये कौन सी कविता से लिया गया है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता से लिया गया। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में न कवि कहते कि दुर्भाग्य के सामने, बुरा समय के सामने जब इंसान का जब भाग रूठ जाता है तो मानो समझो कि मनुष्य की शक्ति बहुत कमजोर है। तो वो हाउ फीबल इज मैन्स पावर, वो मनुष्य की शक्ति बहुत कमजोर है। इज टेकन फ्रॉम द पोयम, कविता से लिया गया है। कौन से कविता से? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जैसे देखो यहाँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं का गीत, बी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सी ओड टू ऑटम, बसंत का आगमन, डी स्नेक, सांप। ये सभी कविता का नाम है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओड टू ऑटम, स्नेक। तो ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, ओ मनुष्य की शक्ति बहुत कमजोर है। इज टेकन फ्रॉम द पोयम, कविता से लिया गया है। कौन सा कविता से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये पंक्ति है जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। लिख लीजिए, इसको नोट कीजिए। देखिए नौवां क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए, ऐसे भी आएगा ऑप्शन में वार पोयम, युद्ध कविता है, बी नेचुरल पोयम, प्राकृतिक कविता है, सी लाइरिक पोयम, प्रेम गीत कविता है। ऐसे भी पूछ देगा, चाहे लव पोयम पूछे या लाइरिक पोयम। लाइरिक का मतलब होता है प्रेम गीत। आपको शुरू समरी जो हम कल पढ़ाए उसमें समरी लिखा है, उसमें शुरू लाइन में लिखा होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लाइरिक पोयम। तो लाइरिक भी पूछेगा ऑप्शन में, तो लाइरिक वाला में टिक लगाएंगे। अगर लव पूछेगा तो लव वाला पोयम में, लव वाला ऑप्शन में टिक लगाएंगे। पोयम डी नन ऑफ दी। आंसर आपका हो जाएगा सी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक प्रेम गीत
कविता है, लैरिक का मतलब प्रेम गीत। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, मैंस पावर इज, मानव की शक्ति, वेरी वीक, बहुत कमजोर है, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको पोयम में ही पढ़ाए हैं और समरी में लिखाए हैं कि मानव की शक्ति बहुत कमजोर है, तो मैंस पावर इज वेरी वीक हो जाएगा। आंसर आपका होगा ए। इसलिए अगर आपको समरी याद रहेगा बाबू, इतना बेहतरीन तरीका से बताया गया है कि समरी याद रहेगा, आप सभी ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर लीजिएगा। इसको लिखिए, चलिए देखिए यहाँ 11वां देखो, 11 जॉर्डन इज फेमस एज ए, जॉर्डन प्रसिद्ध है एक क्या चीज के रूप में, जॉर्डन इज फेमस एज, जॉर्डन प्रसिद्ध है क्या चीज के रूप में। ऑप्शन देखो, पैट्रियोटिज्म, देशभक्त के रूप में, सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक के रूप में, सी सॉन्ग एंड सोनेट, सॉन्ग और सोनेट के लिए, सोनेट कहते हैं 14 लाइन वाले पंक्ति वाली कविता को, डी नन ऑफ दीज। तो कवि का परिचय में हम बताए थे कि जॉर्डन है जो लोकप्रिय हैं, जॉर्डन है जो जाने जाते हैं, है ना, मोनार्क ऑफ बीट के लिए, सॉन्ग ऑफ सोनेट के लिए, सटायर्स के लिए मतलब चुटकुला, सरमोन्स प्रवचन के लिए। इसलिए कवि का परिचय जितना भी बताऊं सभी को नोट रखिएगा। इसलिए एक लाइन में याद रखिएगा कि जॉर्डन है जो सरमोन्स के लिए भी जाने जाते हैं, सटायर्स के लिए भी जाने जाते हैं, सॉन्ग एंड सोनेट के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए यहाँ सॉन्ग एंड सोनेट है ना बाबू, तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, सॉन्ग एंड सोनेट। अब देखो यहाँ 12 क्वेश्चन को समझिएगा। जॉर्डन इज वेल नोन फॉर हिज, जॉर्डन है जो जाने जाते हैं, अच्छे रूप से जाने जाते हैं अपने क्या चीज के लिए, सटायर्स, सरमोन्स, सी सॉन्ग एंड सोनेट, सॉन्ग एंड सोनेट्स के लिए, सॉन्ग एंड सोनेट, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो देखो यहाँ जॉर्डन आपको हम लेखक का परिचय में बताए थे कि जॉर्डन जाने जाते हैं, है ना, सटायर्स के लिए भी, चुटकुला के लिए, सरमोन्स प्रवचन के लिए, सॉन्ग एंड सोनेट के लिए, यानी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी ना हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो देखिए अगर आप ये क्वेश्चन 12 क्वेश्चन याद रखिएगा तो आपका बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। जैसे पूछ देगा जॉर्डन इज वेल नोन फॉर हिज, या जॉर्डन इज फेमस एज, ऑप्शन में रहेगा सटायर्स, सटायर्स लिखेंगे।
जॉर्डन इज फेमस एज, या जॉर्डन इज वेल नोन फॉर हिज, सरमॉन्स रहेगा सरमॉन्स लिखेंगे, सॉन्ग एंड सोनेट रहेगा सॉन्ग एंड सोनेट लिखेंगे। इसीलिए अगर ये रूल नंबर क्वेश्चन नंबर 12 को आप याद रखिएगा, तो जैसे क्वेश्चन घुमा कर आ जाए कि जॉर्डन इज फेमस एज, है ना, सटायर्स, जॉर्डन इज वेल नोन एज फॉर हिज सटायर्स, तो जो ऑप्शन रहेगा सटायर तो सटायर्स लिखेंगे, ऑप्शन में रहेगा सेरमॉन्स सेरमॉन्स लिखेंगे, ऑप्शन में रहेगा सॉन्ग एंड सोनेट लिखेंगे। अगर ऑल ऑफ दीज रहेगा तो ऑल ऑफ दीज लिख देंगे, है ना। अगर ये ऑल ऑफ दीज रहेगा तो ऑल ऑफ दीज लिख देंगे ना। तो ये तीनों में से कोई भी रहेगा, सटायर, सरमॉन्स, सॉन्ग एंड सोनेट, तो जोन ऑप्शन में रहेगा सटायर्स रहेगा, सरमॉन्स रहेगा, सॉन्ग ऑफ सोनेट रहेगा, उसमें हम लोग टिक लगा देंगे। इसलिए आप 12 क्वेश्चन को याद रखिएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगर मान लिया कि यही प्रश्न आ जाता कि जॉर्डन इज वेल नोन फॉर हिज, और यहाँ पर आता ऑप्शन में सरमॉन्स, बाकी ये सब नहीं रहता तो सरमॉन्स में टिक लगा देते, सटायर्स रहता तो सटायर्स में लगाते, सॉन्ग एंड सोनेट रहता सॉन्ग एंड सोनेट में लगा देते। इसलिए क्वेश्चन याद रखिएगा, यानी आप मुख्य रूप से याद रखिएगा कि जॉर्डन जाने जाते हैं सटायर्स के लिए, सरमॉन्स के लिए, सॉन्ग एंड सोनेट के लिए। इसमें से किसी तरह से प्रश्न घुमा कर आ जाए, आपको जो ऑप्शन में रहेगा ये तीनों में रहेगा, सटायर, सरमॉन, सॉन्ग ऑफ सोनेट, उसमें कोई भी ऑप्शन में रहेगा उसमें टिक लगाना है। अगर ये सभी रहे, ऑल ऑफ दीज रहे, तो ऑल ऑफ दीज में टिक लगा देंगे। इसको नोट कर लीजिए। तेरह देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखना है। The son has no desire. The son has no. The son has no. सूर्य के पास नहीं है। The sun has no. सूर्य के पास नहीं है। लव, प्यार, अफेक्शन, शने, डिजायर, नॉर सेंस, डी, नन ऑफ दी। आपको पढ़ाए थे कि न सूर्य के पास न इच्छा है और न ज्ञान है। द सन हैज नो डिजायर नॉर सेंस बट कंप्लीट्स प्रोमिस। समरी में देखिएगा जो कल हम पढ़ाए थे उसमें जो हम समरी लिखाए हैं, है ना, कि द सन हैज नो डिजायर नॉर सेंस, सूर्य के पास न इच्छा न ज्ञान है, बट कंप्लीट प्रोमिस, लेकिन अपना वादा पूरा करता है। तो द सन हैज नो, है ना, डिजायर नॉर सेंस, सूर्य के पास न इच्छा है और न ज्ञान है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 समझेंगे। जॉर्डन जॉर्डन एक विजनरी पोएट, जॉर्डन एक काल्पनिक कवि है। बी, मेटाफिजिकल पोएट, आध्यात्मिक कवि है। सी, वार पोएट, युद्ध कवि है। डी, नेचुरल पोएट, प्राकृतिक कवि है। तो जॉर्डन एक मेटाफिजिकल पोएट है, काल्पनिक कवि है, क्योंकि इनकर कविताएं लव पर, डेथ पर और नेचर पर आधारित रहता था, इसलिए इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। तो जॉर्डन इज ए मेटाफिजिकल पोएट। जॉर्डन एक मनोआध्यात्मिक या आध्यात्मिक कवि है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। नोट कर लीजिए।
देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 15, who is known as the monarch of beat? monarch of beat, monarch of beat का मतलब समझदारी का सम्राट। तो who is known as the monarch of beat, monarch of beat के रूप में कौन जाना जाता है? who is known as, कौन जाना जाता है as the monarch of beat? तो monarch of beat कौन से कवि को कहा जाता है? कवि के परिचय में बतलाए होंगे, जो 3 स्टार आपको लिखाए थे कि उससे रिलेटेड प्रश्न आएगा। तो मोनार्क ऑफ बीट के रूप में जाने जाते हैं जॉन डन। ऑप्शन में देखिए टी.एस. इलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ, सी रूपर्ट ब्रूक, डी जॉन डन। तो मोनार्क ऑफ बीट कहा जाता है जॉन डन को, जिसे हम लोग कहते हैं समझदारी का ज्ञान साम्राज्य। आंसर आपका हो जाएगा डी जॉन डन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यही प्रश्न ऐसे आ जाएगा, ऐसे भी पूछ देगा कि जॉन डन, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा जॉन डन इज नोन, जाने जाते हैं, जॉन डन इज नोन एज, जॉन डन जाने जाते हैं एज नेचुरल पोएट, प्राकृतिक कवि के रूप में। द मोनार्क ऑफ बीट, मोनार्क ऑफ बीट के रूप में जाने जाते हैं। सी विजनरी, काल्पनिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। डी नन ऑफ दीज, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो आप ऐसे भी प्रश्न आ जाएगा ना, तो आएगा हु इज नोन एज द मोनार्क ऑफ बीट, है ना। हु इज नोन एज, कौन जाना जाता है एज द मोनार्क ऑफ बीट, मोनार्क ऑफ बीट के रूप में। हम जॉन डन इज नोन एज, जॉन डन जाने जाते हैं एज द मोनार्क ऑफ बीट के रूप में। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। ऐसे भी पूछ देगा, यह सारी चीज को आपको समरी में बेहतरीन तरीका से बताया हुआ है, कवि का परिचय में भी, इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ माई लाइफ्स एंड ब्लड दोथ डीके माई लाइफ्स एंड ब्लड दोथ डीके is taken from the poem, ध्यान दीजिएगा। My life's blood doth decay is taken from the poem, my life's and blood doth decay is taken from the poem। कभी कहते हैं कि मेरा जीवन और खून नष्ट होता है। ये जो पंक्ति है, मेरा जीवन और खून दोनों नष्ट होता है, ये जो पंक्ति है इज टेकन फ्रॉम द पोएम, कविता से लिया गया है। कौन से कविता से? तो कौन से कविता में कवि कहे थे कि मेरा जीवन और खून नष्ट होता है ना। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कब कहे थे? जब उनकी प्रेमिका जब
आहें भरती थी, विलाप करके रो रही थी, तब वो कहते हैं कि जब तुम विलाप करती हो तो मेरा जीवन और जीवन का जो खून है वो नष्ट होता है। इसीलिए ओ माई लाइफ एंड ब्लड डोथ डिके टेकन फ्रॉम द पोएम, मेरा जीवन और जीवन का खून नष्ट होता है, इज टेकन फ्रॉम द पोएम, कविता से लिया गया है। जो ये पंक्ति है वो कौन से कविता से लिया गया है? तो यहां देखेंगे ऑप्शन में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सी माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, माई ग्रैंड मदर हाउस, डी नन ऑफ दी, या स्नेक लिख देते हैं, सांप, ये सभी कविता है। तो मेरा जीवन और खून नष्ट होता है, ये पंक्ति है जो लिया गया है कौन से कविता से? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आंसर आपका हो जाएगा ए, लिख लीजिए इसको। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और कल आपका ग्रामर का क्लास होगा, टाइम एंड टेंस पढ़ा रहे थे, और जितना भी आपको बतला रहे हैं तो हम पूरी गहराई से समझना है, क्योंकि गहराई से समझने के लिए हम शुरू में ही आपको वीडियो में बतला दिए हैं कि आपको बेहतरीन तरीका से सीखना है, क्योंकि आपका आईएससी क्या है? बेस है, और बेस आपका मजबूत रहेगा ग्रामर के, तभी आप सफल होइएगा कंपटीशन में। इसीलिए इसको बढ़िया से गहराई से सीखना है। इसमें और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रह गया है, 7-8 ऑब्जेक्टिव जो बतला देंगे, तब तक इसको पढ़िएगा, समझिएगा। जो प्रॉब्लम रहेगा उसको कमेंट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा सूचित कीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ईमानदारी से पढ़ो।